नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है कंपनी में काम करने वाले गार्ड को मालिक ने चेहरा देखते ही गार्ड से सुपरवाइज़र बना दिया, जबकि वह बूढ़ा आदमी तो मालिक को पहचानता भी नहीं था। फिर क्यों मालिक ने उस बूढ़े आदमी पर किया इतना एहसान? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। राघवेंद्र जी, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। मैंने ऑफिस के लिए कुछ नया स्टाफ लाने के लिए कहा था कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसने एक लड़के को भी बुलाया था जो कि गार्ड की नौकरी बहुत अच्छे से कर सकता है। तो आप एक काम कीजिएगा, इस महीने के बाद आप मत आइएगा। 1 तारीख से वह लड़का काम पर आना शुरू कर देगा। 1 तारीख से आप काम पर मत आइएगा। इतना कहकर साहिल, जो कि इस कंपनी का एचआर था, इतना कहकर वह कंपनी में अंदर जाने लगा और पीछे से राघवेंद्र जी उसे बुलाने की कोशिश करते रहे। वह चिल्लाते रहे, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरे पेट पर लात मत मारिए सर। वे सर कहते रहे, लेकिन साहिल कंपनी के अंदर चला गया। साहिल अंदर चला गया और अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन उसने राघवेंद्र जी से जो कहा था वह सुनकर राघवेंद्र जी के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ गईं। वे बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या करें। उन्होंने ऑफिस के कुछ अन्य स्टाफ से कुछ लोगों से कहा कि साहिल सर मेरे साथ कितना गलत कर रहे हैं, उन्हें मेरे बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए ना, आप एक बार उनसे बात करके देखिए। तो उन सब स्टाफ के लोगों ने भी यही कहा कि काका, अभी नया एचआर आया है, इससे हमारी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो हम इससे क्या ही कहें। अगर इससे कुछ कहते भी हैं तो वह भी सुनकर अनसुना कर देता है। वह अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं है और बॉस ने उसे हायर ही इसलिए किया है क्योंकि हमारी कंपनी की ग्रोथ पिछले साल कुछ कम हो गई थी और इसीलिए उन्होंने साहिल को अपॉइंट किया है। और यह आते ही पूरे स्टाफ को बदलने की बात कर रहा है। बेवकूफ़ कहीं का। यही तो फ़र्क होता है किसी नौसिखिए नए आदमी को काम पर रखने का या फिर किसी एक्सपीरियंस बंदे को रखने का। अब इसे क्या पता, नया नया खून है, पदवी का फ़ायदा उठा रहा है, सोच रहा है जिसको चाहे उसको नौकरी से बाहर कर देगा। जैसे नए वर्कर्स आएंगे तो वह एक साथ ही कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा देंगे। अरे, जितना हम जानते हैं उतना वे लोग थोड़े जानते हैं। यहाँ हमारे अंदर जो वर्कर काम करते हैं उन लोगों के बारे में इसने बिल्कुल नहीं सोचा, सबको बदलने की बात कर रहा है बस। तब राघवेंद्र जी ने कहा कि बेटा, फिर आप इस बारे में एक बार साहिल बाबू से बात करना, क्या पता वह आपकी बात समझ जाएं। तब उन लोगों ने ना चाहते हुए भी हामी भर दी और कहा कि ठीक है काका, एक बार हम आपके और अन्य वर्कर्स के बारे में सोचकर उस नकचढ़े आदमी से बात कर लेंगे। पूरे दिन बेचारे राघवेंद्र जी बस इसी सोच में डूबे रहे कि जाने उनका नया एचआर क्या फैसला लेगा। फिर भी बेचारे प्रार्थना कर रहे थे कि काश कुछ भी करके यह लोग उसे मना लेंगे और वह राघवेंद्र जी को नौकरी से ना निकाले। और बस यही प्रार्थना करते हुए पूरा दिन निकल गया। शाम को जब सब लोग ऑफिस से जाने लगे तो स्टाफ के सभी लोगों से राघवेंद्र जी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, आप लोगों ने उनसे बात की? तब वे लोग अपना लटका सा मुंह लिए बैठे रहे और बोले, हाँ अंकल, बात तो की थी, लेकिन क्या बताएं आपको, हमें अभी अपना ही पता नहीं चल पा रहा है। हमने आपके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की तो वह तो उल्टा हमें ही रिप्लेस करने की बातें कहने लगा। इसीलिए हमें माफ़ कीजिएगा अंकल, लेकिन अब हम इससे कोई बात नहीं करेंगे इस बारे में, वरना तो आपकी नौकरी बचाने की उम्मीद में हम अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते अंकल। अब तो कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने लिए कहीं और कोई काम ढूंढने लग जाइए। तब बेचारे राघवेंद्र जी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोले कि बेटा,
मैं कहाँ से काम ढूंढूं? सुबह 7 बजे मैं यहाँ आ जाता हूँ और रात को 7 बजे यहाँ से जाता हूँ। इस 12 घंटे की नौकरी के बाद मैं भला कहाँ काम ढूंढूं? पूरे दिन तो यहाँ रहता हूँ। अगर अभी मेरी रात की ड्यूटी चल रही होती तो मैं देखता भी, पर साहिल बाबू ने तो बस फैसला सुना दिया कि इस महीने के बाद आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? यह महीना तो जब तक पूरा होगा तब तक मैं अपनी नाइट शिफ्ट में ही लगा रहूँगा। ऐसे में अपनी नौकरी कैसे बचा पाऊँगा और कैसे कहीं और नौकरी ढूंढ पाऊँगा? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुमने अपनी तरफ से तो कोशिश की ही थी। अब तो जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। ऑफिस के स्टाफ के लोग भी अपने अपने सिग्नेचर करके वहाँ से निकल गए। अब बेचारे राघवेंद्र जी सोच में डूबे रहते कि वह क्या करें और कैसे अपनी नौकरी बचाएं। एक तरफ से चिंता में डूबे हुए थे और दूसरी तरफ उन्हें आश्चर्य भी था कि आखिर कंपनी का मालिक उन्हें नौकरी से क्यों निकाल रहा है, क्योंकि जब उन्हें ठेकेदार ने नौकरी दी थी तब तो वह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब उसने भी अपने हाथ झाड़ लिए। उन्होंने पहले सोचा कि शायद साहिल ने उनसे पूछने के बाद ही नौकरी से निकालने का फैसला लिया होगा। फिर अब इसमें सोचने की भी कोई बात नहीं थी। अगर उन्हें इस बारे में पता ना हो तो एक बार कल को साहिल से बात करके देखता हूँ। पूछता हूँ कि मालिक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है या वह अपने आप मुझे नौकरी से निकालना चाहता है। यह सब सोचकर अगले दिन राघवेंद्र जी अपनी कंपनी पहुँचे। कंपनी में जाकर उन्होंने जब साहिल से पूछा कि बेटा आपसे कुछ बात करनी थी, तब साहिल ने बड़े तल्ख लहजे में कहा था, बेटा? कौन बेटा? कैसा बेटा? थोड़ा तमीज़ में बात कीजिए। नौकर हैं तो नौकर की तरह रहो। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, सर कहकर बात करो मुझसे। तो राघवेंद्र जी बोले, माफ़ कीजिएगा सर, कुछ पूछना था सर आपसे। तब राघवेंद्र जी ने उससे पूछा कि आपने इस बारे में कंपनी के मालिक को बता दिया है क्या? राघवेंद्र जी के इतना कहते ही साहिल उन पर बहुत तेज चिल्लाकर पड़ा और बोला, कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब तुम जैसे चपरासी को कंपनी से निकालने से पहले भी मुझे बॉस की परमिशन लेनी होगी। कान खोल के एक बात सुन लो कि यह छोटे मोटे फैसले करने के लिए बॉस ने मुझे पूरी परमिशन दे रखी है। और हाँ, अपनी औकात मत भूला करो। तुम कोई कंपनी के ब्रांच मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं हो जो हर चीज़ या तुमसे जुड़ा हर फैसला बॉस को बता कर लिया जाए। तुम जैसे जाने कितने वर्कर्स हैं इस कंपनी में, जिन्हें निकालने से इस कंपनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी जितनी तनख्वाह हम तुम्हें दे रहे हैं उससे 1000-2000 कम में कोई अच्छा खासा नौजवान लड़का यह नौकरी कर लेगा। तो तुम पर फालतू में अपने पैसे बर्बाद क्यों करें हम? इतना कहकर साहिल फिर से अंदर चला गया। और जब शाम को राघवेंद्र जी कंपनी से अपने घर पहुंचे तो चिंता के कारण उन्होंने आज अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया, जिस चिंता में पिछले 3-4 दिन से वह घुले जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने राधिका जी से कहा, राधिका, तुम तो जानती हो कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता हूँ, और फिर प्राइवेट कंपनियों का क्या भरोसा, कोई अच्छा वर्कर आया तो निकाल दें, उन्हें तो अपने काम से मतलब होता है ना। राधिका जी परेशान सी हुई। क्या आप कई दिन से चिंतित से लग रहे हैं? बात क्या है, साफ साफ बताइए। तब राघवेंद्र जी ने उनसे कहा कि मुझे माफ़ करना राधिका, मैं तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं दे सका। हमेशा ही मेरे कारण तुमने परेशानियां झेली हैं और लगता है कि अभी भी हमारा बुरा वक्त ख़त्म नहीं हुआ। शायद अभी भी हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना है। ऐसा लगता है कि ईश्वर अभी भी हमारी परीक्षाएं लेते लेते थके नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो मैं परीक्षा देते देते थक चुका हूँ राधिका। बस यह तो तुम्हारा साथ है जो मुझे हिम्मत हारने नहीं देता, वरना मैं तो अब तक कब का टूटकर बिखर चुका होता। राघवेंद्र जी की ऐसी बातें सुनकर वे थोड़े परेशान हो गए और बोले, क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
अचानक आपको हो क्या गया है? मुझे बताइए, क्या कंपनी में कोई बात हुई है? अगर कोई बात है तो आप मुझे बताइए। तब राघवेंद्र जी ने हिम्मत जुटाकर आखिरकार राघवेंद्र जी ने उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे उनकी कंपनी के नए एचआर ने उन्हें कंपनी से निकालने का डिसीज़न ले लिया है और कितने लोगों के मनाने पर भी वह नहीं मान रहा है। इसीलिए अब उन्हें यह नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। अब राधिका जी को यह पता चला तो उन्होंने अपने पति का साथ देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, नसीब में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। अगर हमारे नसीब में धक्के खाना ही लिखा है तो कोई बात नहीं, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। आप परेशान मत होइए, सब अच्छा ही होगा। राधिका जी की इन सब बातों से राघवेंद्र जी को बहुत हिम्मत मिलती थी। वह बेचारे जो कि इस दुनिया से हार चुके थे, तब भी उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी थी। अब उन्होंने यह डिसाइड किया कि अपने लिए कहीं और नौकरी ढूंढेंगे और राधिका जी ने भी उनका साथ देने की ठान ली थी, क्योंकि राधिका जी और राघवेंद्र जी दोनों की उम्र काफ़ी ठीक ठाक थी। इसीलिए राधिका जी को भी कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था और ना ही राघवेंद्र जी को। कहने को वह एक बहुत अच्छे खासे शहर में रह रहे थे जहाँ फैक्ट्रियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी इंसान बूढ़े आदमी को काम देना नहीं चाहता था और देखते ही देखते दिन बीते जा रहे थे। पर 10 दिन पूरे बीत चुके थे। 10 दिनों बाद भी जब उन्हें कहीं पर कोई काम नहीं मिल रहा था तो बेचारी बस कहीं भी कैसे भी काम ढूंढ लेना चाहते थे और राधिका जी भी रोज़ाना कोशिश कर रही थीं, लेकिन हर बार उनके हाथ असफलता ही लगती। अब उन्हें ऐसे ही देखते देखते पूरे 15 दिन बीत गए और उन दोनों को कहीं कोई काम नहीं मिला। 15 दिन पूरे होते ही महीने की 31 तारीख हो गई। नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया। 1 तारीख को राघवेंद्र जी जब बेशर्मी से काम पर गए तो देखा कि वहाँ तो कोई और लड़का सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने हुए अपनी ड्यूटी करने को वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। राघवेंद्र जी ने उसे 1-2 बातें कहीं भी, लेकिन जब वे इस कंपनी में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उसने भी उन्हें बहुत ज़ोर का धक्का मारा और तभी राघवेंद्र जी एक गाड़ी के आगे आने से बचे। वह तो भला हो ड्राइवर का कि जैसे ही राघवेंद्र जी गाड़ी के आगे आने वाले थे कि ड्राइवर ने तुरंत अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, वरना तो गाड़ी के आगे वाले दोनों टायर राघवेंद्र जी के सीने के ऊपर होते। अचानक से एक झटके के साथ गाड़ी रुकी तो गाड़ी में बैठा हुआ कंपनी का मालिक, जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, वह भी झटके के साथ आगे वाली सीट पर झुक गया और लगभग गिरते गिरते बचा। गाड़ी के रुकते ही वह सीधा होकर ड्राइवर पर चिल्लाया, लेकिन ड्राइवर ने घबराते हुए उसकी ओर देखकर कहा कि मालिक माफ़ कीजिएगा, आगे एक आदमी आकर गिरा है, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो उसकी जान चली जाती। ड्राइवर की यह बात सुनकर वह आदमी तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकला और उसने अपने ड्राइवर से उस बुज़ुर्ग आदमी को उठाने का इशारा किया। ड्राइवर ने बिना देर किए उस आदमी की मदद की। उसे उठाने के बाद जब कंपनी के मालिक ने उसका चेहरा देखा तो वह चौंक गया और राघवेंद्र जी को देखते ही वह उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़ा और बोला, अरे अंकल, आप यहाँ इस तरह से नीचे गिरे हुए थे, आप ठीक तो हैं ना? आपको चोट तो नहीं लगी? राघवेंद्र जी उसे चौंकते हुए देखने लगे। उस लड़के को वे पहचान नहीं पा रहे थे और वह लड़का उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वह उन्हें बरसों से जानता है। यह देखकर राघवेंद्र जी के साथ साथ कंपनी के अन्य लोग भी चौंक रहे थे। अब उस लड़के ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कंपनी के अंदर लाने लगा। डर के मारे बेचारे अंदर नहीं घुस पा रहे थे, लेकिन फिर कंपनी के उस मालिक ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर उस कंपनी के अंदर चला आया। वह आदमी जो उन्हें अंदर लेकर आया था, कंपनी के मालिक को राघवेंद्र जी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए सब लोगों ने देखा और वे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे
यहाँ तक कि खुद राघवेंद्र जी भी नहीं समझ पा रहे थे कि यह उनके साथ क्या हो रहा है और अचानक से यह लड़का कौन है और उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। राघवेंद्र जी को तो यह भी नहीं पता था कि यह कंपनी का मालिक है, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही तो उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी और बीते 6 महीने में उनके सामने कंपनी का मालिक कभी भी कंपनी में नहीं आया। या तो जब उनकी नाइट शिफ्ट होती तो वह लोग दिन में आ जाते, या फिर जब उनकी डे शिफ्ट होती तब वे लोग रात में कुछ देर के लिए आकर एक बार कंपनी में राउंड लगा जाते थे, क्योंकि उनका कोई टाइम फिक्स नहीं था। उन्होंने और भी कंपनी खोली हुई थी, तो वे लोग अक्सर कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते थे। मुश्किल से कुछ 1 घंटे के लिए आकर बैठते होंगे। इसीलिए राघवेंद्र जी को भी नहीं पता था कि यह कौन है और कौन नहीं। लेकिन कंपनी में घुसते वक्त सब लोगों के चेहरे के हाव भाव देखकर उन्हें अंदाज़ा लग रहा था, और जिस तरह वह लड़का सूट बूट में टाई लगाकर आया था, उसे देखकर लग रहा था कि यह किसी अच्छी जगह काम करता होगा या किसी कंपनी का मालिक ही होगा। राघवेंद्र जी के मन में खुद ही हजारों सवाल थे। बाकी लोगों की तरफ बिना देखे वह लड़का उन्हें लेकर अपने कैबिन में चला गया और वहां ले जाकर उसने चपरासी को आवाज़ लगाई और कहा कि जाकर 1 गिलास पानी लेकर आएं और वहां चाय नाश्ते का इंतज़ाम कराया जाए। वहां से तो वह सुनकर आ गया, लेकिन ऑफिस के बाहर मजमा लगा हुआ था। स्टाफ के सभी लोग और कंपनी के बाकी वर्कर्स भी आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर उस चपरासी को कैसे वे अपने कैबिन में ले जाकर कैसे बिठा सकते हैं। सर, चपरासी के कपड़े लत्ते, उसकी वेशभूषा और सर ने जिस तरह उसको पकड़ा था और उसे अंदर लेकर गए, मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। सबको अजीब तो लग ही रहा था, साथ ही सबके दिमाग में सवाल भी थे। अब उन सवालों का जवाब तो केवल उस लड़के के ही पास था। उसने अब राघवेंद्र जी से बात करना शुरू किया। और बताइए, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? घर पर सब कैसे हैं? और आप मेरी गाड़ी के आगे कैसे आ गए? जब उनसे राघवेंद्र जी से देव ने यह कहा तो वहां पर खड़े हुए एक अन्य कर्मी ने कहा कि सर, नए गार्ड ने काका को धक्का दिया था। यह सुनकर उस लड़के यानी देव को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने तुरंत ही गार्ड को बुलाया। जब गार्ड उसके पास आया तो वह गार्ड घबराता हुआ उससे पूछने लगा कि बताइए सर, आपने मुझे बुलाया है। तब गुस्से में आगे बढ़कर देव ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। यह देखकर वहां उपस्थित स्टाफ वाले सभी चौंक गए। तब देव चिल्लाते हुए बोला कि तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी बुजुर्ग के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर आज तेरे कारण इस आदमी को कुछ हो जाता तो तू क्या करता? बता, क्या करता तू? क्या तू इनके परिवार वालों की ज़िंदगी पार लगा देता, या तू उनके खाने पीने का जिम्मा अपने सर पर उठाता? बता मुझे कि आखिर तू क्या करता। मैं बताता हूँ कि तू क्या करता। तू कुछ नहीं करता, बल्कि तू तो इस बात से भी हाथ झाड़ जाता कि तू इस आदमी को जानता भी है या नहीं। किसने अधिकार दिया तुम्हें यह सब करने का? मैं तुझे अभी के अभी इस काम से निकालता हूँ। तो वह लड़का जो चपरासी था वह गिड़गिड़ाता हुआ कहने लगा कि साहब माफ़ कर दीजिए, नौकरी का पहला दिन था इसीलिए गलती हो गई। तो देव थोड़ा सा चौंका और बोला कि पहला दिन मतलब? तब उसने कहा कि पहले यही यहाँ पर काम करते थे। वह आदमी जो यहाँ काम करता था अब चला गया। अब यहाँ पर मैंने आज से ही नौकरी ज्वाइन की है सर। तब राघवेंद्र जी देव से कहने लगे कि सर, दरअसल मैं हूँ वह आदमी जो पहले यहाँ काम करता था, लेकिन कंपनी के एचआर ने मुझे निकाल दिया, इसीलिए इस नए लड़के को काम पर रख लिया है। यह सुनकर देव को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने गार्ड को डांट फटकार कर भगा दिया। फिर राघवेंद्र जी के पास बैठकर उनसे बात करने लगा। उनसे पूछने लगा कि अंकल आप कैसे हैं और घर सब कैसे हैं, और आप मेरी कंपनी में ही इतने दिनों से काम कर रहे थे और मुझे आज तक पता नहीं चला। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? आप इतने दिनों से मेरे साथ काम कर रहे थे, आप मेरे आसपास थे और मैं आपको देख नहीं पाया। अंकल, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आपको यहाँ चपरासी की नौकरी करनी पड़ रही है? आप तो बहुत अच्छे परिवार से हैं, फिर यहाँ यह सब करने की क्या ज़रूरत थी?
तो राघवेंद्र जी ने देव को बताया कि ज़रूरत तो थी बेटा, इसीलिए तो मैं यहाँ पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। राघवेंद्र जी ने उसकी 2-4 बातों का जवाब दिया, फिर खुद उससे कहने लगे कि बेटा मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं समझ नहीं पाया हूँ अभी तक। मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ बेटा कि आप कौन हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है कहाँ नहीं। राघवेंद्र जी की यह बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराता हुआ बोला, अब आप मुझे क्यों पहचानेंगे अंकल? अब तो मैं पहले से बिल्कुल बदल चुका हूँ। पहले तो मैं गोल मटोल गुब्बारे जैसा हुआ करता था, और अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ और कितना हैंडसम भी हो गया हूँ। देखिए मुझे। राघवेंद्र जी के आगे घूमता हुआ वह लड़का बोला। अभी भी राघवेंद्र जी कुछ समझ नहीं पाए तो उस लड़के ने राघवेंद्र जी से उनके बेटे की बात की और उनके बेटे के बचपन का नाम लेकर वह पुकारने लगा और बोला, क्या काका सचमुच बूढ़े हो गए हो? अभी तक नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ? तब राघवेंद्र जी कुछ कुछ याद करते हुए बोले, तू कहीं रघु का पोता तो नहीं? यह सुनते ही वह लड़का मुस्कुराने लगा तो राघवेंद्र जी हंसते हुए उसकी ओर बढ़े और उसके गाल पर प्यार से पुचकारते हुए बोले, बिट्टू इतना बड़ा हो गया है तू, मैंने तो तुझे सच में नहीं पहचाना। तब तो तू इतना सा था और गोलू मोलू सा इधर उधर घूमता रहता था, और अब तो तू बिल्कुल बदल गया है रे। सचमुच मैंने तो तुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। कैसा है तू और घर सब कैसे हैं? तब बिट्टू ने हंसते हुए कहा, घर सब अच्छे हैं काका, आप बताइए आप और काकी कैसे हैं, और मेरा बचपन का दोस्त बंटू कैसा है? इस सवाल पर राघवेंद्र जी शांत लगाते हुए बोले, सब कुछ ठीक है बेटा, और तेरे बचपन का दोस्त बंटू भी ठीक ही है। जो दूसरों का जीना हराम कर दे वह खुद दुखी कैसे हो सकता है? वह तो मज़े में है। उनकी उस बात पर वह चौंकता हुआ बिट्टू बोला और पूछने लगा, क्या हुआ काका, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? और मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तक तो उसकी भी कहीं ना कहीं नौकरी लग ही गई होगी, फिर उसके होते हुए भला आप यहाँ काम क्यों कर रहे हैं? क्या अभी तक उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी? उनकी इस बात पर राघवेंद्र जी बोले, नहीं बेटा, उसकी नौकरी तो लग चुकी है। ईश्वर की कृपा से उसकी ठीक ठाक नौकरी लगी है, क्योंकि उसने अच्छी पढ़ाई कर ली थी तो नौकरी भी अच्छी लग गई। लेकिन उसने वह नौकरी हमारे लिए थोड़ी लगाई थी, अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए लगाई थी। कुंवारा था तब जैसे उसकी नौकरी से पहले था वैसे ही अब है, बस अपना समय बिता रहे हैं हम तो। बल्कि सच कहूँ तो उसकी नौकरी से पहले फिर भी हम बेहतर थे, लेकिन दिन पर दिन हालात और बुरे होते चले गए हैं। फिर उस लड़के ने राघवेंद्र जी से कहा कि काका आप मुझे शुरू से बताइए, जब मैं वहाँ पर रहता था तब तो बंटू आपसे बहुत प्यार करता था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? जब राघवेंद्र जी ने उसे बताना शुरू किया कि बेटा जब तू बचपन में गांव में आया करता था, बहुत छोटा था, जब तू अपनी नानी के यहाँ जाया करता था, उस समय तक तो तुम दोनों बहुत छोटे थे, और छोटे बच्चों को तो अपने माँ बाप से प्यार होता ही है। तो बस वैसे ही बंटू को भी हमसे बहुत प्यार था, लेकिन जब से तुम्हारी नानी ख़त्म हुई तब से तुम्हारा तो गांव आना जाना ही बंद हो गया, और मेरा बेटा वह तो जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके पास हमारे लिए समय की कमी होने लगी। वह अक्सर ही किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रहता। एक बार जो हमसे दूर हुआ तो वापस हमारा कभी हुआ ही नहीं। जब वह अपनी ऊंची पढ़ाई करने के लिए शहर के बाहर गया था तो उसके बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और वह 2-4 दिन के लिए गांव वापस आया। हमने सोचा कि अब तो वह गांव में ही रहेगा और आसपास ही कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेगा, लेकिन वह गांव छोड़कर अपने शहर में वापस चला गया, क्योंकि उसे वहां पर ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह वही नौकरी भी करने लगा था। तब भी उसकी माँ और मैं उससे यही कहते कि बेटा तू तो शहर जाकर बस गया है,
तूने हमारे बारे में नहीं सोचा? तेरे अलावा हमारा है ही कौन? अगर तू भी हमें ऐसे छोड़कर चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे? क्या हमें बुढ़ापा अकेले ही काटना होगा? तब वह बोला, अरे नहीं पापा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे तो काम की वजह से बाहर रहना पड़ रहा है, और फिर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं भी गांव में ही रहता आपके पास। आपसे दूर होने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। और भी न जाने कितनी बातें बनाई, और हम उसकी बातों में आकर यह सोचने लगे कि हमारा बेटा सचमुच कितना ख्याल रखता है हमारा, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। हमने सोचा कि अब अपने बेटे की हम शादी कर देते हैं, जिससे बहू घर में आएगी तो वह थोड़ा हमारा ध्यान तो रखेगी। कम से कम घर पर हम दोनों बुढ़े बुढ़िया अकेले नहीं रहेंगे। यही सोचकर हमने बेटे की शादी कर दी। बंटू की शादी के बाद वह 15 दिन तक घर ही रुका, और उसके बाद वह शहर जाने लगा। रात को भी जब हम सब खाना खा रहे थे, तब भी हमें किसी ने नहीं बताया कि कौन कौन जाएगा। बंटू ने हमें यही बताया कि वह अकेला ही जाएगा। लेकिन सुबह जब निकलने का समय आया तो बहू भी अपना सूटकेस पैक करके तैयार खड़ी थी। आकर दोनों ने हमारे पैर छुए और वहाँ से निकलने को तैयार हुए तो हम दोनों ने आश्चर्य से पूछा कि बहू, तुम भी इसके साथ जा रही हो क्या? तो तुम्हारा दोस्त बंटू, यानी कि हमारा बेटा, हमसे बोला कि पापा, मैं इसे अभी थोड़े दिन के लिए ले जा रहा हूँ। जब 10-15 दिन में इसे शहर घुमाकर ही मैं वापस भेज दूँगा। अगले संडे को छोड़कर उससे अगले संडे हम यहीं आ जाएंगे। मैं इसे फिर यहीं छोड़ जाऊँगा। बस थोड़े से दिनों की बात है। अभी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए तुम्हारी काकी ने तो बेटा बहुत मना किया था अपने बेटे को कि बहू को लेकर शहर मत जा। अभी शहर जाना ठीक नहीं है, बेशक अगले हफ्ते चले जाना। लेकिन बेटा नहीं माना और बहू को लेकर शहर चला गया। उन दोनों के इरादों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तब तक तो हम यही सोचते थे कि वे दोनों कितने अच्छे हैं। अब जब आने वाले 15 दिन बीते तो हम दोनों बहुत खुश थे कि आखिरकार आज हमारी बहू और बेटे घर आ जाएंगे, क्योंकि इन 15 दिनों में जब बेटे और बहू साथ रहे थे तो घर पर इतना मन लगने लगा था कि बच्चों के बिना एक दिन भी घर में रहना संभव नहीं था। ऐसे में अब अपने बच्चों को शहर भेज देने के बाद उन्हें वह घर काटने को दौड़ रहा था। पूरे दिन राघवेंद्र जी बाहर घूमकर या पड़ोसी पड़ोसियों के साथ बातचीत करके अपना मन बहला लिया करते थे, और जब शाम को आते तो फिर से घर में सन्नाटा पसरा हुआ देखकर उनका मन उदास हो जाया करता था और उन्हें अपने बच्चों की याद आने लगती, और उनकी पत्नी हर समय ही उदास सी ही रहा करती थी। जब वह भी अपने बच्चों की याद में थोड़ी बीमार सी रहने लगीं तो राघवेंद्र जी ने उन्हें समझाया कि वे अपनी आस पड़ोस की औरतों के साथ, उनके बहू बेटों के साथ बैठकर बाहर निकलकर थोड़ा हंस बोल लें तो उससे उनका मन लग जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी, उन्हें बीमारी भी नहीं होगी। राघवेंद्र जी की पत्नी अपने घर से निकलकर अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ बोलने बतलाने लगी, जिससे उनका दिन तो कट जाया करता, लेकिन रात बड़ी भारी गुजरती थी। 15 दिन जैसे तैसे करके उन्होंने काट लिए, और भी 15 दिन भी बस काटे ही थे कि आखिरकार 15 दिन बाद हमारे बच्चे वापस आ ही जाएंगे। एक एक दिन गिन गिन कर उन्होंने भी 15 दिन काटे, और 15 दिन जब बेटे को फ़ोन करके पूछा कि बेटा, तुम लोग कब तक पहुंच रहे हो, तो बेटे ने कहा कि पापा, हम लोग अभी नहीं आ पाएंगे, हम लोग थोड़े समय बाद आएंगे। दरअसल अभी आपकी बहू का मन नहीं लग रहा है गांव में, इसीलिए वह मेरे साथ आई है, तो अभी वह गांव आना नहीं चाहती है। मैं कोशिश करता हूँ और कि यह गांव चली जाए। जैसे तैसे बेटा महीने भर बाद बहू को लेकर आया और 2-3 दिन के लिए रुका, और फिर से ऐसे ही हमें अकेला छोड़कर चला गया। और इस बार बेटा कम से कम 2-3 महीने तक वापस नहीं लौटा। फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी,
कई बार मैंने और मेरी पत्नी ने उससे अपनी नाराज़गी जाहिर की। कहा कि तुम जो कर रहे हो यह सही नहीं है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम हमसे ही झूठ बोल रहे हो। हर बार कह देते हो कि हम 2-4 दिन बाद आएंगे, 1 हफ्ते बाद आएंगे, कभी कह देते हो कि 15 दिन बाद आएंगे, लेकिन हर बार बस तुम ऐसे ही कहते रहते हो और वापस घर आने का नाम नहीं लेते। यह तो सही नहीं है ना। लेकिन वह हर बार अपने माँ बाप को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता और सब कुछ समझते हुए भी वे दोनों बूढ़े माँ बाप कुछ ज़्यादा नहीं कह पाते थे कि चाहे 2-4 दिन के लिए ही सही, पर कम से कम आ तो जाता है। कम से कम यह उम्मीद तो है कि वे लोग आएंगे और उसी उम्मीद के सहारे ही हम अपना पूरा समय काट लेते हैं। बाकी पड़ोसियों के बच्चे तो हैं ही। अब ऐसे ही समय बीतने लगा। जब 3 महीने बीत गए तो 3 महीने बाद बेटे ने हमें खुशखबरी सुनाई और कहा कि पापा आप दादाजी बनने वाले हैं। हम लोग भी यह सुनकर बहुत खुश थे कि अब हमारे परिवार में घर में एक नन्हे मेहमान की किलकारियाँ गूंजेंगी, सब कुछ अच्छा होगा। और खुशी खुशी हम लोग अपने घर में, अपने गांव में मिठाइयाँ बांटने लगे। लेकिन पता चला कि बहू ने अब भी गांव आने का फैसला नहीं किया। वह अभी भी वहीं बेटे के साथ शहर में ही रहना चाह रही थी। हमने तो बेटे की शादी इस इरादे से करवाई थी कि थोड़ा समय जो हम बेटे के साथ नहीं काट पाए वह बहू के सहारे कट जाया करेगा, और फिर अगर बहू घर पर रहती तो बेटा भी हफ्ते 15 दिन में, 4-6 दिन में आता ही रहता। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब हो गया और हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन फिर भी हम दोनों इसी बात से खुश थे कि हमारी बहू हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाली है। अब ऐसे ही फिर 2-3 महीने बीत गए और जब बहू की तबीयत खराब सी रहने लगी तब जाकर बेटे ने बहू को घर पर छोड़ा। बहू की तबीयत उन दिनों बहुत ख़राब रही। यदि वह पानी भी पीती तो उसे पानी भी न लगता, जो खाती उसी की उल्टियाँ कर देती। लेकिन मेरी पत्नी ने अपनी बहू की ऐसी सेवा की जैसे कोई अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखता है। मेरी पत्नी ने ही उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा और अब जब मेरी बहू घर पर आ गई तो घर पर जैसे रौनक आ गई थी। बहू के आगे पीछे ही मैं और मेरी पत्नी पूरे दिन घूमते रहते कि बेटा तुझे कुछ चाहिए तो नहीं, तेरा मन लग रहा है कि नहीं, तुझे कुछ खाने का मन है क्या, या कहीं घूमने का मन है। बस उससे हम यही सब पूछते रहते। और अब जब बहू आ चुकी थी तो बेटा भी हफ्ते में 2 दिन घर आकर ही रुक जाता था, क्योंकि उसकी सैटरडे और संडे दोनों दिन की छुट्टी रहती थी। तो हमारा बेटा हफ्ते में 2 दिन के लिए घर पर ही रहता था। अब तो जैसे हमारे दिन बदल गए थे, हमारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ गई थीं। मैं और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हमारे घर में जितनी खुशियाँ हैं वह बस ऐसे ही हमेशा बरकरार रहें। बेटे और बहू के साथ ज़िंदगी की असली खुशी मिल रही थी और वास्तविक खुशी मिलना तो अभी भी बाकी था, जिसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। देखते ही देखते समय यूं ही बीतता चला गया और कब 9 महीने पूरे हो गए पता ही नहीं चला। और आखिरकार हमारी बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अपने पोते को पहली बार अपने हाथों में लेकर मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और खुशी के मारे मैंने अपने गांव के साथ साथ पूरे अस्पताल में भी मिठाइयाँ बंटवाई थीं और अपनी बहू को भी मुझसे उस समय पर जितना बन पड़ा मैंने अपनी खुशी से उसे उतना ही नेक दिया। मैंने अपनी बहू को बेटा होने पर एक सोने की चैन तोहफे के रूप में दी। इधर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और घर पर तो हमारी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब हॉस्पिटल से हम अपनी बहू को लेकर घर चले गए और फिर कुछ दिन बाद हमारे पोते का नामकरण था। नामकरण के उस शुभ अवसर पर उस दिन बहू के मायके वाले भी हमारे ही घर पर आए हुए थे। पोते के नामकरण में मैं
और मेरी पत्नी, हम दोनों ने मिलकर अपने पोते को बहुत सारे तोहफे दिए। लेकिन तभी वहाँ पर बहू के मायके वाले भी उपस्थित थे और वे लोग बहू के लिए काफ़ी सारे तोहफे भी लेकर आए थे। और वहीं पर जब सभी रिश्तेदार और हमारे बुलाए हुए हमारे सभी मेहमान इकट्ठे हुए थे, तो बेटा यूं ही मजाक मजाक में कहने लगा कि पापा, अब तो आपका पोता आ गया है, अब तो आपकी पदवी बढ़ गई है, अब आपको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए, आप इतनी टेंशन लिए फिरते हैं। तब उस समय मैंने हंसते हुए उसे यह कह दिया कि बेटा, भला मुझे किस बात की टेंशन, तू है तो सही सब कुछ संभालने के लिए। तो वह बोला, अच्छा पापा, अगर सच में ऐसा है तो अब आप अपनी सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलकर शहर में ही रहिए। तब मुझे अपने खेतों की चिंता हुई कि खेती बाड़ी सब कुछ कौन संभालेगा और कैसे संभालेगा। तो बेटे ने कहा कि पापा, वैसे भी आप कब तक इन खेतों में लगे रहेंगे, अब आपका शरीर इतना भी अच्छा नहीं है, इसीलिए आप अपनी और माँ की सेहत पर ध्यान दीजिए। खेती बाड़ी सहित आपका जो भी कर्जा है या जो भी लेन देन है वह सब मैं देख लूँगा। तो मैंने उसे बताया था कि मेरे ऊपर ज़्यादा कोई कर्जा नहीं है, बस 10,000 या 20,000 रुपये हैं और इस बार की फसल बिकने पर वह सारे पैसे भी मैं तुम्हें दे दूँगा। जो पैसे मैंने लिए हैं वे उधारी में दे दूँगा। और वैसे भी अब फसल पक चुकी थी, कुछ ही दिनों में हमारी वह फसल कटने वाली थी। बातों बातों में सब लोगों के सामने बेटे ने मेरे सामने ऐसी बात छेड़ी कि आप तो मेरे हाथों में अपनी ज़मीन जायदाद देने से ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मैं इसे बेचकर खा जाऊंगा। पापा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अगर आपको यकीन होता तो आप एक बार में मेरी बात मान लेते। अगर है विश्वास तो छोड़िए अपनी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर और चलिए मेरे साथ। वैसे भी आप हमेशा ही फ़ोन पर कहते रहते हैं ना कि यहाँ गांव में आपका मन नहीं लगता, अकेले पूरे दिन आप यूं ही बैठे रहते हैं। तो चलिए साथ, वहाँ शहर में अपने पोते और अपनी बहू के साथ रहिएगा और अच्छी ज़िंदगी बिताइएगा। तब मैं बेटे की बातों में आ गया और मैंने उसकी बात मानकर सारी खेती बाड़ी और ज़मीन जायदाद सब कुछ उसे सौंपने का फ़ैसला कर लिया। मैं और मेरी पत्नी अपने बेटे के साथ शहर में आ गए और मैंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेटे के नाम कर दी, वह भी अपनी खुशी से, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे कहकर ज़मीन के कागज़ात पर दस्तखत करवाए थे। मैंने भी इसीलिए मना नहीं किया, क्योंकि मेरे बाद भी सब कुछ मेरे बेटे को ही संभालना था। इसीलिए देर सवेर ही सही, कागज़ात तो उसके नाम करने ही थे। तो इसीलिए मैंने अपनी ज़मीन अपने रहते समय से ही उसके नाम कर दी। इधर मैं और मेरी पत्नी दोनों ही अपने पोते और अपनी बहू के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बेटा और बहू हमारा बहुत ध्यान रखते थे। इधर मेरी बहू समय से खाना बनाकर रखती और मेरा बेटा अपने ऑफिस का काम करता था। मैं और मेरी पत्नी घर पर अपने पोते के साथ पूरे दिन खेलते रहते और अपना समय बिताते रहते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे बेटे और बहू शहर से बाहर गए हुए थे। हम दोनों अब बेटे और बहू के वापस आने का इंतज़ार करने लगे कि 3 दिन बाद डोरबेल बजी। मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो मकान मालिक था। वह कहने लगा कि महीना हो चुका है और मुझे किराए के पैसे चाहिए। पहले भी 2 महीने का किराया चढ़ा हुआ है और मैं आज पैसे लेकर ही जाऊंगा। मैं यह सुनकर थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा कि मेरे बेटे बहू अभी नहीं हैं, आप 4-5 दिन बाद आ जाइएगा, वह कहीं घूमने गए हैं। तो वह कहने लगा कि नहीं नहीं, तुम्हारे बेटे ने ही मुझसे फ़ोन पर यह कहा था कि आज मुझे यहाँ आना है। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए, या तो मुझे पैसे दो वरना आज के आज ही घर खाली कर दो। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया
लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिला। और अब ऐसे ही सुबह से शाम बीत गई और जब उसका फ़ोन मिला तो उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। मैं और मेरी पत्नी इधर घबरा रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन ना ही तो बेटे से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो हमारी उससे कोई बात हो पा रही थी, और ना ही हमारे बेटे ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब हम उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो वह उल्टा हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार समय बीता और मालिक के दिए हुए 2 दिन भी पूरे हो गए। 2 दिन बाद वह मकान मालिक तो आ गया, लेकिन बेटे बहू की कोई खबर नहीं आई, ना ही उनका कोई कॉल मिला। अब हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। आखिरकार 2 दिन बाद जब हमारा मालिक आया तो उसने मुझे और मेरी पत्नी को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं था। वहीं पास ही के फ्लाईओवर के नीचे मैं और मेरी पत्नी बैठे रहे। पूरा दिन बीत गया, लेकिन हमें आसपास अपने बेटे बहू का कोई अता पता नहीं मिला। जब फिर भी बेटे बहू का पता ना चला तो हम दोनों पति पत्नी ने अपने लिए रात बिताने का कहीं आसरा खोजने के बारे में सोचा, लेकिन हमें कुछ ना मिला। तो 2 रात हम उस फ्लाईओवर के नीचे ही सो गए, लेकिन अपनी पत्नी को यूं सड़कों पर भला मैं कब तक सुलाता। आखिरकार मैंने नौकरी ढूंढना शुरू किया। तब मुझे इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। मैंने और मेरी पत्नी ने अब एक किराए पर कमरा ले लिया और अब हम दोनों इस घर में अपना जीवन बिता रहे हैं। फिर कल ही मुझे ठेकेदार ने काम से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी बेशर्मी से आज सुबह आकर जब मैंने देखा तो उससे ही मैं कह रहा था, तब उसने मुझे धक्के मारकर बाहर गिरा दिया। अपनी कहानी सुनाते सुनाते वे बहुत भावुक हो गए, परेशान हो गए। परेशानी में आंखों से आंसू और दुख के भाव एक साथ उनके चेहरे पर छलक आए। बेचारे अपनी कहानी सुनाते सुनाते आंखों में आंसू भर लाए। राघवेंद्र जी को यूं परेशान देखकर देव भी परेशान हो गया और वह उनकी तरफ बढ़कर उनके आंसू पोंछता हुआ बोला, काका परेशान मत होइए, मैं हूँ ना। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि इतना सब हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो बंटू से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, पर उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि इतना सब हो गया है, बल्कि वह तो अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे से रह रहा है। वह यहाँ नहीं है, वह तो किसी दूसरे शहर में है और उसने अपना अच्छा खासा एक बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लिया है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। आप परेशान मत होइए। काकी कहाँ हैं? आप मुझे उनके पास लेकर चलिए काका, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। राघवेंद्र जी देव को अपने साथ लेकर अपने उस किराए के मकान पर पहुँच गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो राधिका जी वहाँ बेहोश पड़ी हुई थीं और उन्हें देखते ही राघवेंद्र जी परेशान हो गए और उन्हें जगाने की कोशिश करने लगे। तब उन्होंने राधिका जी के मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे उन्हें होश आया। दरअसल कमज़ोरी के कारण वह बेहोश हो गई थीं। भूखी ही इधर उधर वे काम ढूंढती रहती थीं और इसी के कारण उन्हें कमज़ोरी आ गई थी और वह बेहोश हो गईं। अब जब देव ने उनकी ऐसी स्थिति देखी तो उसे बहुत अफसोस हुआ। यूँ तो देव उनका सगा संबंधी नहीं था, लेकिन बचपन में जब देव अपनी नानी के यहाँ जाया करता था तो वह अपनी नानी के घर से ज़्यादा राघवेंद्र जी के घर पर रहा करता था, क्योंकि राघवेंद्र जी का बेटा और देव दोनों एक ही उम्र के थे और दोनों की अच्छी दोस्ती थी। इसीलिए देव को राघवेंद्र जी और राधिका जी से भी बहुत लगाव था और वे दोनों भी देव को अपने ही बेटे की तरह रखते थे। वह जितने दिन भी गांव में रहता, वह जो चीज़ खाने पीने को अपने बेटे को देते, वही सब देव को भी दिया करते थे और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से देव उन्हें आज तक नहीं भूला था। आज उन्हें इस हालत में देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने उन दोनों को कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए काका,
आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए और अब आप वहीं रहिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन राघवेंद्र जी ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने उसे मना कर दिया और बोले कि बेटा, तुमने इतना सब कहा, बस वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैं आत्म स्वाभिमान से चाहे रूखी सूखी ही सही, पर अगर मुझे इज्जत की 2 रोटी मिल जाएंगी तो भी मैं खुश रहूँगा। मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बोझ नहीं बन सकता। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मुझे नौकरी दे दो, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तब उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। तब जाकर आखिरकार देव ने ही हार मान ली और कहा कि कल से आप हमारी कंपनी में बतौर सुपरवाइज़र काम पर रहेंगे। कंपनी में क्या काम कैसे हो रहा है, अब यह सब देखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। काका, मुझे उम्मीद है कि आपको इस काम से कोई परेशानी नहीं होगी। तो राघवेंद्र जी जैसे ही हाथ जोड़कर देव के पांव छूने के लिए उसकी ओर बढ़े, देव ने उनके हाथ पकड़े और उन्हें सीधा खड़ा करके उनसे बोला कि काका, मैं तो आपका बच्चा समान हूँ। आप मेरे सामने ऐसे माफ़ी मांगते हुए या मेरे पैर छूकर मेरा धन्यवाद करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब कल से आप काम पर आ जाइएगा। आपके बेटे को भला क्या करना है वह मैं देखता हूँ कि उसका अब क्या करना है। उसे उसके किए की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। अभी हाल ही में उसने नया बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है ना, अब देखो कि यह बिज़नेस उसे कैसे डुबाता है। तब से देव ने राघवेंद्र जी के बेटे को सबक सिखाने का ठान लिया। अगले दिन से राघवेंद्र जी सुपरवाइज़र के तौर पर कंपनी में जाने लगे। 1 हफ्ते तक उनकी ट्रेनिंग चली और उसके बाद वही कंपनी में सुपरवाइज़र का पद संभालने लगे। अब उनकी तनख्वाह भी पहले से 3-4 गुना बढ़ गई थी। इससे उनकी पत्नी और वे दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। अब ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन अचानक उनका बेटा उन्हीं की कंपनी में आया। दरअसल वह अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए आया था, या कहो कि अपने मतलब से आया था। उसने जो बिज़नेस अभी खोला था उसमें उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ था, तो अपने दोस्त से वह पैसे मांगने की उम्मीद से आया था। उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे मांगने की सोची और इसीलिए वह इतने वर्षों बाद आज उससे मिलने आया। थोड़ी देर तक वह बैठकर उसके साथ बातचीत करता रहा। फिर देव उसे अपनी कंपनी दिखाने के लिए नीचे लेकर गया, जहां प्रोडक्शन के एरिया में सभी कर्मचारी काम कर रहे थे और राघवेंद्र जी भी अपना काम संभाल रहे थे। क्योंकि अचानक ही राघवेंद्र जी का बेटा आया, तो अचानक से राघवेंद्र जी के बेटे की नज़र उन पर पड़ गई और वह उन्हें देखते ही चौंक गया। राघवेंद्र जी को देखते ही वह किसी पुतले के समान खड़ा हो गया और एकटक उन्हें देखता रहा और बोला, आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब अरे आप यहाँ कैसे आए? बताइए मुझे, आपको तो यहाँ नहीं होना चाहिए ना? तभी देव पीछे से बोला, अच्छा, इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? बताओ, कहाँ होना चाहिए इन्हें? किसी फ्लाईओवर के नीचे या किसी झोपड़पट्टी में, या फिर भूख से तड़पते हुए इन्हें संसार से चले जाना चाहिए था। बताओ मुझे, इन्हें कहाँ होना चाहिए था आखिर? गुस्से में देव चिल्लाया तो कुछ पल के लिए वह सुन्न हो गया, लेकिन देव अभी भी चुप नहीं हुआ। इधर कंपनी के सारे वर्कर्स उन लोगों को ही देख रहे थे। तब वह उन वर्कर्स को देखकर देव से बोला, देव, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम अपनी कंपनी के सभी नौकरों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तब देव चिल्लाते हुए बोला, अरे कैसी बेइज्जती? तेरी बेइज्जती भला कैसे हो सकती है? बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती हो, पर तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तेरे जैसा इंसान जो अपने माँ बाप को छोड़कर भाग गया हो, ऐसे इंसान की भला क्या इज्जत होगी? इज्जत तो ऐसे इंसान की होती है जिसके पास भले ही 2 वक्त का खाना हो, लेकिन फिर भी वह अपने माँ बाप का साथ ना छोड़े, अच्छे बुरे समय में उनका साथ दे। लेकिन तू इतना बेकार, इतना नीच आदमी है कि तूने तब इन्हें छोड़ा जब इनके पास तूने कुछ नहीं छोड़ा।
जब यह दोनों पैसे से बिल्कुल कंगाल हो गए और तब तूने इन्हें छोड़ दिया। ताली बजाते हुए उसने कहा, कम ऑन एवरीवन, कम जॉइन। अब जब उसने कंपनी के सभी वर्कर्स को अपने पास बुलाया तो उस वक्त कंपनी में सभी उपस्थित वर्कर्स वहां एकत्र हो गए। तब देव ने अपने दोस्त की बुराई करना शुरू किया। वह बोला कि तू अपने माँ बाप को सड़कों पर छोड़कर बड़ा रईस बनता है। असली रईसी क्या होती है मैं तुझे बताता हूँ। रामू इधर आओ। देव ने कंपनी के ही एक कर्मचारी को बुलाया और कहा कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 10,000 रुपये, रामू ने कहा। तब देव ने एक और सवाल किया कि फिर तो तुम अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखते होंगे, तुमने उन्हें किसी वृद्धाश्रम में या फिर कहीं और छोड़ दिया होगा या फिर उन्हें ऐसे ही सड़कों पर छोड़ दिया होगा। तब वह लड़का देव से बोला, नहीं साहब, ऐसा क्यों कहते हैं? चाहे हम 10,000 कमाएं चाहे 2,000 कमाएं, हम जो कुछ भी हैं आज उन्हीं की वजह से हैं। रामू की यह बात सुनकर देव ने उसे शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छे रामू, ईश्वर तुम जैसी औलाद सबको दे। देखा, इसे कहते हैं रईस आदमी। अमीर या गरीब सिर्फ पैसे से नहीं होता, दिल से भी होता है। और तू तो दिल का इतना काला और इतना घटिया आदमी है कि मैं तो ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद ना करूं। तभी राघवेंद्र जी का बेटा बोला, देव, यह तू ठीक नहीं कर रहा, मैं तेरे लिए आया था। और तू? तब देव बोला, अब चुप हो जा, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुझे कि तू यहाँ क्यों आया था। तू मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझसे भीख मांगने आया था तू। और सुन, तुझ जैसे भिखारी को तो मैं एक फूटी कौड़ी न दूं, तो पैसे और ज़्यादा देना तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए निकल जा मेरी कंपनी से और आज के बाद कभी वापस मत आना। जो इंसान अपनी माँ बाप का सगा ना हुआ वह मेरा सगा क्या होगा। और भी देव ने उसके ऑफिस में बहुत बेइज्जती की और आखिरकार उसे अपनी कंपनी से बाहर निकलने को कहा। आज सही मायने में देव को सुकून मिला और राघवेंद्र जी को भी। उनके बेटे ने जो उनके साथ किया उसके सामने वह कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आज उसे इस बात का एहसास कराकर राघवेंद्र जी को बहुत खुशी हुई कि जब कोई आपके साथ नहीं होता तो कैसा महसूस होता है। अब राघवेंद्र जी भी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं और इधर देव भी कभी कभार उनके पास आता जाता रहता है। देव ने बिना उन्हें बताए और बिना उन्हें जताए एक तरीके से उनकी सारी जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली, जिससे राघवेंद्र जी का आत्मसम्मान भी ठीक ठाक बना रहे, उसे ठेस न पहुँचे और वह खुशी खुशी उनकी नज़रों के सामने भी रहें। इस तरह राघवेंद्र जी ने अपने बेटे और बहू से बदला लिया और अब अपनी पत्नी के साथ सुकून की ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यह इस कहानी का संपूर्ण भाग है। अभी तक आपने ये कहानी पार्ट 1 पार्ट 2 में देखी। जिन्होंने भी कहानी नहीं देखी है वह इस कहानी को संपूर्ण भाग में पूरी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।